टॉपर्स बैच में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, दो ही शब्द हैं हमारे साथ, पारिस्थितिकी और पारितंत्र। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे विस्तार से। देखिए, जो पारिस्थितिकी है इसको इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो हैंस रेटर ने किया था 1865 में। ठीक है, 1865 में हैंस रेटर ने इस शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। और अगर बात करें हम, जो इकोलॉजी शब्द है वो किससे मिलकर बना है, तो वो बना है ग्रीक भाषा के एक शब्द ओइकोलॉजी से, जहाँ पर इसको तोड़ें तो ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस यानी निवास, जो कि हैबिटेट होता है, कोई जीव जहाँ रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी टू स्टडी। तो हम जहाँ पर आवासों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं। यानी जीव, कोई भी सजीव हो, ऑर्गेनिज्म हो, और उसके आसपास का जो वातावरण है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी की एक शाखा है ना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया और इनको ही पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। तो ओइकोलॉजी आगे चलकर इकोलॉजी में बदल गया। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों और भौतिक पर्यावरण क्या होता है, जलमंडल है ना, जलमंडल, इसके बाद स्थलमंडल और वायुमंडल। ये क्या होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल क्या होते हैं, ये होते हैं भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो इनके मध्य जो संबंध है कि मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है यूजीन ओडम को, और भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को। पारिस्थितिकीय संगठन का स्तर देखिए कैसे बनता है पारिस्थितिकीय संगठन। आपको पता होगा, अणु मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो कोशिका बनती है सेल, कोशिका मिलते हैं तो ऊतक टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलता है तो जी पूरा जीव बनता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग जीव हैं, तो जब बहुत सारे एक जैसे जीव होते हैं तो उनको कहते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन, जैसे मनुष्यों की जनसंख्या। अब मान लीजिए जनसंख्या जो है ये मनुष्यों की जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद ये हो गई जनसंख्या, ठीक है, पेड़ पौधों की। इसके बाद ये जनसंख्या हुई मान लीजिए पक्षियों की। इसके बाद ये जनसंख्या हुई मान लीजिए सर्पों की। इन सब को अगर मिला दें, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाता है समुदाय, कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी में विभिन्न प्रकार की जनसंख्याएं शामिल होती हैं। और जब कम्युनिटी जो होता है, जब इसमें ये जो कम्युनिटी है ये क्या है, ये कम्युनिटी है। इसमें जब वातावरण जुड़ जाता है, और वातावरण यानी जो अपना पर्यावरण है वो जुड़ जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या, पारितंत्र, इको सिस्टम। और एक दूसरे को आपस में प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो कम्युनिटी तक पहुँचे हैं। जब कम्युनिटी में यानी कम्युनिटी में केवल जीव जंतु होते हैं, जब उसमें पर्यावरण शामिल हो जाता है, भौतिक पर्यावरण, तो पारितंत्र कहलाता है। जब बहुत सारे पारितंत्र मिलते हैं तो क्या कहलाता है, बायोम। उसको जीवोम भी कहते हैं, कभी कभी बायोम भी कहते हैं। अभी हम इसको जानेंगे सबकी परिभाषा। जैव मंडल,
बहुत सारे बायोम मिलकर जैवमंडल बायोस्फीयर कहलाता है, जो कि पूरी पृथ्वी है। बायोस्फीयर। जनसंख्या क्या होता है? एक ही प्रकार के जीवों का समूह है। समुदाय क्या होता है? जनसंख्या का समूह, अलग अलग प्रकार की जनसंख्याएं, उनका समूह। पारितंत्र क्या है? समुदाय और उसके साथ भौतिक वातावरण है, उनकी अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? पारितंत्र। पारितंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें एनर्जी, जो ऊर्जा है, और जो पदार्थ हैं उनका क्या होता रहता है? वो इसमें प्रवेश करते रहते हैं पारितंत्र में और निष्कासित होते रहते हैं, इनपुट आउटपुट होता रहता है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का समूह और उनके बीच अंतःक्रिया। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया था। इस बात को आप याद रखेंगे। बायोम क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। बायोम होता है, बायोम के बारे में इन्होंने बताया था 1916 में फ्रेडरिक ई क्लीमेंट्स, है ना, प्लस विक्टर सेल्फर्ड, तो इन दो लोगों ने बताया था बायोम के बारे में। निश्चित जलवायविक क्षेत्र होता है, क्लाइमेटिक जोन, एक निश्चित जलवायु का क्षेत्र जिसका निर्धारण वनस्पतियों की विशिष्टता के आधार पर किया जाता है। नहीं, बायोम क्या है? बायोम पारितंत्र, बहुत सारे जो पारितंत्र होते हैं ना, पारितंत्र इकोसिस्टम, तो पारितंत्र जो है उनके समूह को बायोम कह रहे हैं। लेकिन अब जो समूह बनेगा तो उसमें हम देखेंगे वनस्पतियों को, यानी बायोम जो होता है उसका निर्धारण वनस्पतियों के आधार पर किया जाता है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है। तो एक निश्चित जलवायु का क्षेत्र होता है जहाँ पर जिसका निर्धारण वनस्पतियों की विशिष्टता के आधार पर किया जाता है कि वहाँ पर पेड़ कैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय बायोम में अलग होंगे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों की विशेषता के आधार पर ही बायोम डिसाइड होता है। समान अनुकूलन वाले जीव निवास करते हैं कहाँ पर? बायोम में। समान अनुकूल मतलब समान जैसा वातावरण है उसके हिसाब से ढल जाने वाले। इसके बाद जैवमंडल, है ना, बायोस्फीयर। तो जो बायोस्फीयर है इसके बारे में अगर हम बात करें बायोस्फीयर के, तो बायोस्फीयर की जो बात कही थी 1875 में, वो किसने की थी? वो की थी आपके एडवर्ड स्विस। ठीक है, आप याद रखेंगे, एडवर्ड स्विस ने। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द फेस ऑफ अर्थ, जहाँ किसी भी रूप में जीवन संभव है उसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। सभी पारितंत्रों का समूह या सभी बायोमों का समूह क्या कहलाता है? सभी बायोमों का समूह कहलाता है जैवमंडल। आधुनिक संकल्पना जो दी है वो 1920 में व्लादिमीर बर्नार्ड्सकी रूस ने जैवमंडल की आधुनिक संकल्पना दी है। तो ये जैवमंडल है, बायोस्फीयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी वहीं पर जीवन संभव है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को कहेंगे जैव मंडल कहेंगे। जैव मंडल आपको जीव जंतु मिल सकते हैं समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवन संभव हो सकता है और 8 किलोमीटर गहराई तक जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, संक्रमिका क्या कहलाता है? इकोटॉन, इसको इकोटॉन भी कहते हैं। दो या अधिक बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र। मान लीजिए दो बायोम है या पारितंत्र है, एक स्थल वाला है और एक जल वाला है पारितंत्र। इनके बीच का जो ट्रांजिशन होता है, जहाँ पर जल की भी विशेषताएं मौजूद होती हैं जलमंडल की, और स्थल की भी विशेषताएं, जैसे दलदल बन गया मार्स, तो ये क्या है? ये इकोटॉन है, संक्रमिका है। दो या अधिक बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी। क्या होगी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जीव पाए जाएंगे जो जल में पाए जाते हैं, ऐसे जीव पाए जाएंगे जो स्थल में पाए जाते हैं, और ऐसे जीव पाए जाएंगे जो नए प्रकार के भी जीव होंगे। तो यहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी, और जो इसका जैव विविधता अधिक होने के प्रभाव को कहते हैं कोर प्रभाव, एज स्पीसीज, यानी एज माने जो किनारे पर हैं, एज स्पीसीज कहा जाता है इनको। एज इफेक्ट, इस प्रभाव को कोर प्रभाव, एज इफेक्ट, और इसकी प्रजाति को एज स्पीसीज यानी कोर प्रजाति कहते हैं। जैसे दलदल हो गया, जैसे मैंग्रोव हो गया, है ना, कोरल हो गया, और एस्चुअरी ज्वार नदमुख हो गया। यहाँ पर क्या होता है? दो बायोम या दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं। अब बायोम के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा। देखिए यहाँ पर बायोम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि बायोम का निर्धारण किस पर होता है? बायोम का निर्धारण होता है वनस्पति की विशिष्टता के आधार पर।
वनस्पति की विशिष्टता के आधार पर यहाँ पर बायोम आपको 6 प्रकार से बताए गए हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पृथ्वी, इसकी बीच की रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या भूमध्य रेखा क्योंकि बिल्कुल बीच से गुजर रही है, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके 10 डिग्री उत्तर चले जाइए आप नॉर्थ में, या 10 डिग्री दक्षिण में, तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्र, है ना, ए है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ए विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत चमकती हैं, तो साल भर यहाँ पर बारिश भी बहुत होगी। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये बायोम है, क्योंकि बायोम का निर्धारण वनस्पति की विशेषता के आधार पर होता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। तो वर्ष भर यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, जिससे वर्षा भी अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा ज़्यादा होने से पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो मिट्टी में कम पाए जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में, मान लीजिए वर्षा हो रही है लगातार, तो वो मिट्टी में और नीचे चले जाते हैं गहराई में, उसको बोलते हैं निक्षालन, लीचिंग हो जाती है उनकी, वो गहराई में चले जाते हैं। तो ऐसी जो मिट्टी बनती है उसको लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है और सबसे ज़्यादा, है ना, बारिश हो रही है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर तापमान है। तापमान जहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर आपको जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी। जीव, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको उदाहरण दूँ, अगर तो उदाहरण दूँ तो अमेजन के वर्षावन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन, ब्राज़ील, है ना, और दक्षिण अमेरिका में अमेजन की वर्षावन, जिनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में क्या सोखते हैं, ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज। पेड़ पौधे यही काम तो करते हैं ना। तो ये पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, अमेजन वर्षावन। तो ये हो गया। और जैसे आप कांगो बेसिन में जाएंगे तो अफ्रीका में, तो कांगो वर्षावन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये होती है वर्षावन, ठीक है। इनको सदाबहार वन भी कहते हैं, क्योंकि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो इनको सदाबहार या एवरग्रीन क्या कहते हैं, एवरग्रीन, है ना, जो हमेशा हरा भरा रहे, ऐसे इसको कहते हैं। दूसरा प्रकार का जो बायोम है आपका, वो आप उसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ। दूसरे प्रकार का जो बायोम है वो होगा आपका, हाँ देखिएगा आप, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, है ना। किस क्षेत्र में हुआ, ये इस क्षेत्र में हुआ, ठीक है। दूसरा है पर्णपाती वन, डिसिडुअस, यानी जो पत्ते गिराएं, ऐसे वन जो पत्ते गिराएं, वो इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। पर्णपाती वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें यहाँ की विशेषताएं क्या होती हैं, यहाँ पर पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है, इनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और यहाँ पर कठोर लकड़ी मिलती है आपको, जैसे ओक हो गया, बीचेज हो गया, मैपल्स हो गया, हिकोरिज हो गया, सागवान हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, बांस हो गया। ये सब क्या है, ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। पत्ते गिरा देते हैं, गर्मी जैसे ही आती है, गर्मियों में पत्तियों से क्या होता है, जल बाहर जाने लगता है, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं जिसको, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन जो है, उसके कारण पत्तियों से जल बाहर जाने लगता है, तो जल की कमी ना हो जाए इसलिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो ये बात है। तो ये दूसरा हुआ डिसिडुअस। तीसरा अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं तो ये इस क्षेत्र में पाया गया, दूसरा, पहला है यहाँ पर। तीसरा बात करें तो टुंड्रा, ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव जो है, यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की क्या पाई जाएगी, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। टुंड्रा में परमाफ्रॉस्ट स्तर होता है, मतलब यहाँ पर बर्फ़ की परतें होती हैं, परमाफ्रॉस्ट के स्तर होते हैं। यहाँ पर आपको केवल मॉस मिलेगा, शैवाल निकाय मिलेगी। प्राणी में अगर आप देखें तो मस्क मिलेगा आपको, मस्क ऑस्कैन, प्रवासी कैरिबू मिलेगा, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स मिलेगा, ये आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया टुंड्रा आपका। चौथा है आपका टैगा, इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। ये होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये होती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो आप वहाँ से नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 66.5 से जो ऊपर का क्षेत्र है और टुंड्रा तक का क्षेत्र, वो कहलाता है टैगा,
क्या कहलाता? टैगा। मृदा यहाँ की अम्लीय होती है, ठीक है। यहाँ की जो मृदा होगी वो कैसी होगी? अम्लीय। खनिज की कमी होती है, खनिज पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। और यहाँ की मिट्टी को पॉट जल भी कहते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे? स्प्रूस, फर, चीड़, देवदार। यहाँ पर प्राणी के रूप में लिनक्स, स्नोसू, हेयर, ठीक है, कैरिबू, मिंक, समूर, ठीक है। इसके बाद क्रेन, ये पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो शंकु के आकार में होंगे, शंकुधारी वृक्ष, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? नुकीली। और इनकी लकड़ी कैसी होती है? मुलायम लकड़ी होती है, तो इमारती लकड़ी के रूप में काम आती है, ठीक है। ये ऐसे शंकुधारी ही क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर लगातार जो बारिश होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है, तो बर्फ़ वो पत्तियों पर रुके नहीं, नहीं तो पत्ते खराब हो जाएंगे, पाला पड़ जाएगा, है ना। तो उसको रोकने के लिए ये इस प्रकार की आकृति धारण करते हैं, ठीक है। अनुकूलन करते हैं, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार ढल जाना। तो ये हो गया आपका चौथा। अब हम बात करते हैं पाँचवें की, ठीक है। तो पाँचवा जो है आपका वो है घास स्थल। क्या है? घास स्थल, ग्रासलैंड, जो कि यहाँ पर पाए जाएंगे, है ना। जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की यहाँ पर इन क्षेत्रों में घास स्थल, ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। मृदा में उच्च पोषक तत्व होते हैं यहाँ पर, है ना। कृषि अच्छी की जाती है घास स्थलों पर। और इसके बाद लास्ट बचा है आपका मरुस्थल, डेजर्ट। तो डेजर्ट कहाँ पर होते हैं? तो डेजर्ट होते हैं 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है, तो वो इसी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। मृदा में खनिज समृद्ध होते हैं, मृदा खनिज युक्त होती है, लेकिन पादप और अपघटक की कमी है, क्योंकि पानी ही नहीं है। तो पादप, पेड़ पौधों और अपघटक की क्या हो जाती है? कमी। जो डीकम्पोजर होते हैं कौन? जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपघटन नहीं हो पाता है, कम अपघटन हो पाता है, ठीक। इसके बाद बात करें, यहाँ पर कैंकटाई वृक्ष मिलेंगे आपको, कटीले कैंकटाई वृक्ष। प्राणी में गजेल, सेंटीलोप, ऊँट, ऊँट जिसको मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, वो आपको मिलेगा, ठीक है। जो अमेजन वर्षा वन है, मैंने बताया था पृथ्वी का फेफड़ा, उनको ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से भी जानते हैं। कांगो बेसिन में अफ्रीका जो है वो भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है, ठीक है। डेंट्री वर्षा वन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो राज्य है वहाँ पर क्वींसलैंड में जो वर्षा वन होते हैं उनको डेंट्री कहते हैं। विश्व के सबसे पुराने वर्षा वन है। सिंहराजा वर्षा वन श्रीलंका में पाए जाते हैं। शांत घाटी वर्षा वन पश्चिमी घाट केरल पे पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के 6% हिस्से पे है मात्र, जो हम पढ़ रहे हैं सदाबहार, लेकिन इनमें 50% से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी, इतनी ज़्यादा जैव विविधता है। तो जैव विविधता, प्रवणता क्या होती है? प्रवणता का मतलब होता है परिवर्तन। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर तो जैव विविधता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। ऊपर जाने पर, है ना, तो कहा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं थोड़ा नाम आपको बता देता हूँ, ठीक। कौन कौन सी है? ऑर्किड है, फर्न है, महोगनी है, आबनूस है, रोजवुड है। अधिपादप पाए जाते हैं यहाँ पर एपीफाइट्स, है ना, और लताएं, है ना, यहाँ पर पाई जाती हैं। अधिपादप क्या होते हैं? पेड़ों के सहारे, यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, तो उनके सहारे जो उनके विकास करते हैं कुछ पेड़, उनको अधिपादप कहते हैं, है ना। तो ये है। इसके बाद एक शब्द है निकेत। निकेत को समझ लीजिए थोड़ा, निकेत को समझना बहुत ज़रूरी है। निकेत या निकेत बोल दो, या पारिस्थितिकीय कर्मता बोल दो, इकोलॉजिकल निस, है ना, या निवास से बोल दो, इसको निवास से बोलते हैं, निवास से, ठीक है। तो है क्या? एक होता है आवास। आवास मतलब कोई कहाँ रह रहा है, लोकेशन, किसी की लोकेशन कहाँ है, एक्चुअल लोकेशन, उसकी स्थिति कहाँ है, वो कहाँ रहता है। जैसे शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, ठीक है। लोमड़ी कहाँ रहती है? मान लीजिए बिल में रहती है, तो वो उसका आवास है ना। जबकि कर्मता या निवास, कर्मता या जो निकेत है वो होता है वो क्या कर रहा है जीव, किसी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका, फंक्शनल रोल, वो क्या कर रहा है जीव, वो प्रजनन कैसे कर रहा है,
वो भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, कर्मता। इसकी संकल्पना जोसेफ ग्रीनलैंड ने दी थी। ठीक है, पारिस्थितिकी कर्मता। पारितंत्र की स्थिरता डिपेंड करती है पारिस्थितिकी निकेत की विविधता। जितने ज़्यादा विविध प्रकार के निकेत होंगे, निकेत का मतलब होता है रोल, जीव जंतुओं के अलग अलग रोल होंगे, उसी प्रकार पारितंत्र ज़्यादा स्थिर होगा, ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होगा उतना ही, और आहार श्रृंखलाएँ बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, बट आहार श्रृंखलाएँ जो होते हैं वो लिमिटेड ही हो सकती हैं। प्रभावशाली प्रजातियों का निकेत विस्तृत होता है। जैसे शेर है, तो शेर एक प्रभावशाली प्रजाति है, तो इसका निकेत, इसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये बात हुई। आगे चलते हैं, पारितंत्र के घटक देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो एक जैविक और एक होता है अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से हैं, जीवित हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो भोजन बनाते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, उपभोक्ता जो पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, कंज्यूमर, और तीसरा अपघटक, डिकम्पोजर या मृतोपजीवी, जिसको सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब कोई चीज़ मृत हो जाती है तो ये उस पर एंजाइम, एक प्रोटीन एंजाइम निकालते हैं, प्रोटीन ही है एंजाइम, और उस चीज़ का विघटन कर देते हैं, यानी उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, उसको सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, है ना। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ था, क्योंकि कार्बन पाया जाता है जीवों में, सजीवों में, तो उसको तोड़ना पड़ता है, तो जटिल को सरल अकार्बनिक में तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, पेड़ खत्म हुआ तो उसके अंदर ग्लूकोज वो तो है ही, स्टार्च ग्लूकोज कह दो या कार्बोहाइड्रेट तो है ही। अब इसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम निकालेंगे, एंजाइम इस पर डालेंगे, तो ये जो अभी बड़ा अणु है, जटिल है, कार्बनिक है, ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, ऐसी कुछ क्रिया होगी। तो ये बात है, एंजाइम विघटन करते हैं। कुछ अपराधहारी होते हैं, डेट्रीबोरस होते हैं, जैसे मक्खी, केंचुआ, जो कि सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, उनको डेट्रीबोरस कहते हैं। अजैविक घटक को सीमाकारी कारक कहते हैं, है ना, लिमिटिंग फैक्टर, ये कंट्रोल करते हैं, है ना, जीव जंतुओं को। इसमें भौतिक चीज़, फिजिकल में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, दाब, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी शामिल है, ये भौतिक चीज़ें हुई। अकार्बनिक में जल हुआ, गैस है, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये हुआ। कार्बनिक में प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब पारितंत्र का घटक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, मृतजीवी, ऐसा चलता है। उत्पादक से ऊर्जा गई उपभोक्ता के पास, उपभोक्ता से, या उत्पादक उपभोक्ता जब मरेंगे तो मृतजीवी या अपघटक खाएंगे, जो कि जीवाणु और कवक होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्लस अपरद होते हैं, डेट्रीवर, है ना, डेट्रिप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता की, ठीक है, तो उपभोक्ता जो होते हैं वो 3 प्रकार से बांटा जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जो पेड़ पौधों को खाए वो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाक भक्षी है, हर्बीवोर्स, क्योंकि वो पेड़ पौधों को खा रहा है। फिर जो जो इसको प्राथमिक को खाए वो द्वितीयक है, जैसे इसको मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस। जो खाए किसको, द्वितीयक खाता है प्राथमिक उपभोक्ता को। तृतीयक होते हैं शीर्ष मांसाहारी, एपेक्स कार्निवोर्स, ठीक है, जो इस द्वितीयक को खाते हैं। तो ये ऐसी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन चलती रहती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये खाद्य श्रृंखला है, ये जो है ना, ऐसे में एक खाद्य श्रृंखला है। इसमें पोषण स्तर होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। वियोजक या अपघटक जो होते हैं, कवक और जीवाणु, वो मध्य बाह्य श्वसनीय पाचन करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ है कार्बनिक की वो टूट जाती है। अब हम बात करते हैं पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल की। तो आहार और ऊर्जा का प्रवाह, भोजन और ऊर्जा का कैसे प्रवाह हो रहा है, उसको बोलते हैं आहार श्रृंखला, फूड चेन। तो प्रोड्यूसर, उत्पादक, पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक पोषक स्तर पर हैं ये, इनको खाते हैं 1 डिग्री उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता, जिनको द्वितीय पोषक स्तर पर रखा जाता है। पोषक स्तर अलग होते हैं और ये अलग होते हैं, तो ध्यान रखना है। प्राथमिक पोषक स्तर पर कौन आएगा, जिसको पहले भोजन मिला या जिसने बनाया, प्रोड्यूसर, पेड़ पौधे। द्वितीय पर कौन होते हैं, जिन्होंने खाया पेड़ पौधों से, द्वितीय स्तर पर। लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अब जो इनको खाएगा 2 डिग्री उपभोक्ता, वो इनको खाएगा, लेकिन तृतीय पोषक स्तर हो गए। जो इनको खाएगा वो 3 डिग्री उपभोक्ता है, लेकिन वो चौथे पोषक स्तर पर है। इसके बाद लास्ट में अपघटक आते हैं। ठीक है, पंचम लेवल पर। कोई जीव एक या अधिक खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर पर हो सकता है कि बकरी, है ना, कई मतलब उसमें अलग अलग पोषण स्तर पर ऐसा हो सकता है कि मतलब कहीं वो दूसरे पोषक स्तर पर हो,
कहीं वो है ना, ऐसे मान लीजिए जी, मान लीजिए कि खाद्य श्रृंखला है और वहाँ पर घास है, घास को टिड्डा खाया, ठीक है, टिड्डा को फिर मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, एक खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। इसमें मेढक का स्थान चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो मेढक जो है वो और भी पीछे जा सकता है, जैसे यहाँ पर कुछ आ जाए, घास को खाने वाले छोटे कीट आ जाए, कीटों को फिर टिड्डा खाएगा, टिड्डा को फिर मेढक खाएगा, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के टाइप चार्ल्स एल्टन ने बताए थे, 2 प्रकार की होती है, चारण ग्रेजिंग, जो कि पोषण स्तर पौधों से प्रारंभ होता है, और एक होता है अपरद डेट्रिटस, मृत जीवों या पादपों के मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होता है, मरी हुई चीज़ों और प्लांट से ये प्रारंभ होता है। तो उस पर सूक्ष्म जीव जो जीवाणु वो हैं वो क्रिया करते हैं, अपरदहारी या परभक्षी। तो कचरा जैसे है, जैसे कचरा है, तो कचरा एक क्या है, कचरा एक प्रकार से अपरद है। इसको एक कीट है स्प्रिंग टेल, वो उसको खाता है, उसको फिर छोटी मछलियाँ खाती हैं। तो ये अपरद श्रृंखला है जो मरी हुई चीज़ों से स्टार्ट होती है, मरी सड़ी हुई चीज़ों को खाना। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग, है ना, अपरद श्रृंखला में प्रभावित होता है। मतलब जो बोलना चाह रहे हैं कि एक उथले समुद्र के जीव जो हैं उनके समुदायों में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% अपरद श्रृंखलाओं में। तो उथले में ज़्यादातर एक क्रिया होती है, वहाँ पर चीज़ें सड़ती रहती हैं और एक क्रिया चलती रहती है। अब बात करते हैं खाद्य जाल की। खाद्य जाल फूड वेब, खाद्य श्रृंखलाओं का जाल हो जाए। जैसे खाद्य श्रृंखला तो ऐसी होती सीधी, लेकिन अब जी जाल बन जाए कि पेड़ पौधों को बकरी खा रही है, बकरी को सियार, सियार को शेर, तो खाद्य श्रृंखला है। बट ऐसा भी तो हो सकता है पेड़ पौधों को खरगोश खाए, पर खरगोश को हो सकता है सियार खा ले, या खरगोश को जंगली बिल्ली खा ले, या पेड़ पौधों को चूहा खाए, चूहा को जंगली बिल्ली खा ले, चूहा को उल्लू खा ले, या सांप खा ले, फिर सांप को फिर बिल्ली खा ले, या सांप को फिर बाज या गिद्ध खा ले। फिर सियार, मान लीजिए खरगोश, पेड़ पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को सियार ने, सियार को शेर ने खा लिया, जंगली बिल्ली को शेर ने खा लिया, तो ये जाल बन गया है ना। तो इसको बोलते हैं फूड वेब। वास्तविक स्थिति यही होती है, वो रेखीय कभी नहीं होती है कि ऐसा ही चलेगा। खाद्य श्रृंखलाएं रेखीय नहीं होती हैं, भी जटिल होती हैं, तो ये जटिल है। एक जीव कई खाद्य श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है, तो देख लीजिए आप, एक जीव ही कई खाद्य श्रृंखलाओं का भाग है। आप खरगोश को ही ले लीजिए, कई खाद्य श्रृंखलाओं का, यहाँ पर इसका और इसका भाग है, ठीक है। तो एक जीव कई खाद्य श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। आहार श्रृंखला छोटी होती है ना, जो ऐसे में चलता है, जबकि आहार जाल बड़ा और जटिल होता है, ठीक है। ये बन गया। किसी पारितंत्र में पोषक स्तर हमेशा निश्चित नहीं होता, अनंत नहीं होते, निश्चित नहीं होता। पोषक स्तर हमेशा निश्चित नहीं होता है कि कितने होंगे, कितने पोषक स्तर होंगे, निश्चित नहीं होता है वो तो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि सीधा पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, और उनको खा लिया सीधा बकरी ने, और बकरी को खा लिया फिर मनुष्य ने, तो इसमें 3 पोषक स्तर हुए। या ऐसा भी हो सकता है, पादप पादप को खाया फिर पहले मान लीजिए टिड्डा ने, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और इसको फिर खाया, टिड्डा को खा लिया मेढक ने, ठीक है, मेढक को खा लिया सांप ने, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें 4 बन गए पोषक स्तर, तो वही है। लेकिन अनंत भी नहीं होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि कई सारे ऐसे बनते जा रहे हैं खाने वाले। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको याद रखना है लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पोषक स्तर पर पहले पोषक स्तर से मात्र 10% ऊर्जा पहुंचती है, शेष नष्ट हो जाती है। मतलब अगर 100 पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा है तो बकरी को केवल 10 मिलेगी, 10%। क्यों नष्ट हो जाती है? इसको प्रगामी क्षय, प्रोग्रेसिव, है ना, डिके बोलते हैं। क्योंकि श्वसन द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है। पेड़ पौधे भी तो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन। इसको सापेक्षिक ह्रास भी कहते हैं, सापेक्षिक ह्रास भी कहते हैं। इसमें उच्च पोषण के जीवों में, उच्च पोषण स्तर जीवों में ये अधिक अधिक देखने को मिलता है। जो बड़े स्तर पर जीव होते हैं जैसे बाज है, तो उसमें जो श्वसन से जो लॉस एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा तो एक दिशा में ही बहेगी, यूनिडायरेक्शनल, है ना। पेड़ से पेड़ से जाएगी टिड्डे, टिड्डे से मेढक, मेढक से सांप, ऐसे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सूर्यातप यानी इंसुलेशन, सूर्यातप, सूर्य का प्रकाश जितना ज़्यादा होगा पारितंत्र की उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा होगी। पारितंत्र की उत्पादकता, क्योंकि सूर्यातप ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा बाष्पीकृत होगा पानी, ज़्यादा पानी बरसेगा तो पारितंत्र की उत्पादकता यानी
पेड़ पौधे अपने अंदर ज़्यादा बायोमास इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा ग्लूकोज बनाएंगे और अपने अंदर स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। और जैव विविधता से सीधा संबंध होता है, उतनी ही ज़्यादा जैव विविधता होगी। पारितंत्र स्थिरता समस्थिति क्रियाविधि द्वारा बनी रहती है, यानी पारितंत्र में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। वो किस वजह से? समस्थिति क्रियाविधि, होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म, मतलब समान, कि पारितंत्र को समान रहना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो वो क्रियाविधि है समस्थिति क्रियाविधि। एक रूपतावाद का नियम क्या है? कि भौतिक और जैविक प्रक्रम जो चल रहे हैं वो हमेशा समान रहते हैं। जो वातावरण में भौतिक और जैविक चल रहे हैं वो समान होते हैं, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में जो चल रहे थे, चल रहे हैं, चल रहे होंगे, वही समान होंगे। अंतर केवल उनके परिमाण में आएगा, तीव्रता, इंटेंसिटी और आवृत्ति में आ जाएगी। पारितंत्र के प्रकार दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक जैसे स्थलीय और जलीय। मानवीय सांस्कृतिक में खेत, उद्योग, शहर, ये सब मानवीय पारितंत्र जो मानव ने बनाए हैं। इसके बाद प्राकृतिक पारितंत्र में सबसे पहले बात करते हैं हम स्थलीय की, टेरेस्ट्रियल की, तो वन आ जाते हैं जिनमें सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, ठीक है। बोरियल वन बोल दो या शंकुधारी या टैगा, ये एक प्रकार के वन होते हैं। टुंड्रा, मरुस्थलीय, कटीले वन, घास के मैदान। जलीय में एक्वाटिक में लवणीय, यानी जिसमें लवण ना हो, फ्रेश वाटर। और दूसरा सागरीय, मैराइन, यानी खारा पानी। और जो स्वच्छ पानी है, जो मतलब जिसमें नमक नहीं है, उसमें भी लोटिक, जो लौटता है, बहता जल है, जैसे नदी और झरना। लैंटिक, जो स्थिर जल है, जैसे झील और तालाब। सागरीय में खुला समुद्र है, कोरल रीफ है ना, बैरियर द्वीप है, तटरेखा है, ये सब सागरीय इकोसिस्टम है। संक्रमण वाले कुछ होते हैं ट्रांजिशनल, मतलब जहाँ दो प्रकार के पारितंत्र आपस में मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वाला, ठीक है। ये ट्रांजिशनल वाला हो गया, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो जैसे आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स हो गया आपका। आर्द्रभूमि भी क्या है? आर्द्रभूमि एक ट्रांजिशनल है, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। एस्चुरीज हो गया आपका, है ना, जो एस्चुरीज, उसका क्या बोलते हैं? ज्वारनादमक। मैंग्रोव हो गया आपका। तो इनकी उत्पादकता और जैव विविधता क्या होती है? अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन के प्रकार देख लीजिए आप थोड़ा। वनों के प्रकार में उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें सदाबहार पढ़ लिया हमने, पर्णपाती या मानसूनी भी पढ़ लिया, जिनको मानसूनी कहते हैं, निम्न अक्षांश में पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय में मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। ये मध्य अक्षांश में और उच्च अक्षांश में शंकुधारी या टैगा वन पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांशीय पहले सदाबहार वनों के बारे में जान लीजिए आप। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन उपोष्ण सब ट्रॉपिकल के क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी भागों के वर्षा वन, ये पूर्वी भागों में पाए जाते हैं महाद्वीपों के। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, जैसे लॉरल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन या आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी जड़ें बहुत दूर दूर से पानी को क्या करती हैं? इकट्ठा, है ना। और बगल में जो इसके बगल में प्रजाति होती है उनको नष्ट कर देती है, क्योंकि उनको पानी की कमी हो जाती है। तो ये वृक्ष हो गया। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, ये पत्ते गिरा देते हैं कब? शीत ऋतु में पत्तियां गिराती है, गर्मियों में नहीं, क्योंकि शीत ऋतुओं में जो ज़्यादा गर्मी, जो ज़्यादा सर्दी है ना, वो ज़्यादा सर्दी से नुकसान ना हो जाए, इसलिए पत्तियां झड़ जाती हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए पादप में बालनट पेड़ पौधे, मैपल, एस चेस्टनट, वीच, मिट्टी, यहाँ पर पॉटजॉल। भूमध्य सागरीय वन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, पश्चिम भाग में आप देखेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब होता है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु क्या रहे? शुष्क, सूखी और गर्म रहे, लेकिन शीत ऋतु में ठंडी और बारिश हो, आर्द्र हो और वर्षा हो सर्दी में। वृक्ष यहाँ पर कॉर्क, जैतून, पाइन मिलेंगे। रसदार फलों की यहाँ पर खेती होती है भूमध्य सागर में। अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार, है ना, नाशपाती, ये सब यहाँ पर फल पाए जाते हैं। इन्हें बांजवन या चैपरेल भी कहते हैं, याद रखना। पारितंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही तो ऊर्जा आ रही है, उसी को तो ऊर्जा को पेड़ पौधे सूर्य की जो ऊर्जा है उसको ग्लूकोज में बदल रहे हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो प्राथमिक स्रोत क्या हो गया? सूर्य हो गया। पारिस्थितिकी उत्पादकता देख लीजिए आप, है ना। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ये क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्र में, मान लीजिए एक क्षेत्र है एक, इसमें प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई समय, यानी एक वर्ष ले लीजिए, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर है और 1 वर्ष का समय है। मैं सकल यानी ग्रॉस संचित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा इकट्ठा हुई है पेड़ पौधों में, या बायोमास के उत्पादन को, उसने कितना बायोमास उत्पादन किया है पेड़ पौधों ने, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादन, प्राइमरी प्रोडक्शन। तो जो होता है जितना, उसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और एक कौन काम करते हैं? प्राथमिक उत्पादकता इसको कहते हैं, ठीक है। उत्पादकता का मात्रक क्या होता है? ग्राम,
प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम बायोमास बना। सकल फिर जीपीपी में से हम श्वसन में खर्च की ऊर्जा के बाद जो जितनी ऊर्जा बचती है उसको एनपीपी बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। इसी को बोलते हैं बायोमास जो बचता है। ठीक है, ये संचित हो जाता है पेड़ पौधों में। बायोमास का जैव भार क्या है, किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय यानी एक दिन या प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवित पदार्थों के सकल पूरे शुष्क भार, सूखा हुआ भार, उसको क्या कहते हैं, बायोमास। बायोमास होता है सूखा भार, यानी पेड़ पौधों का बायोमास निकालना हो तो उसमें से जल निकाल दीजिए, बाकी जो सूखा बचा वो बायोमास है। उत्पादकता क्या है, बायोमास की वृद्धि दर। बायोमास कितना बड़ा उसको बोलते हैं उत्पादकता। और उत्पादन क्या है, किसी भी इकाई क्षेत्र में समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा, कितना बायोमास है वो होता है उत्पादन, और उत्पादकता होती है रेट। ठीक है। समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्या होता है, सागर तल से पोषक तत्व सागरीय सतह पर, सागर तल यानी ये जो नीचे है, इससे पोषक तत्व सागरीय सतह पर यहाँ से ऐसे आते रहते हैं, सागरीय सतह पर आते हैं, जिस जो पादप प्लवक हेतु आहार होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं उनके लिए भोजन का काम करते हैं। विश्व की औसत एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है 320 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष, एक वर्ष में। सर्वाधिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दलदली क्षेत्र एस्चुरी की 2000 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर। और ईपी ओडम ने 1959 में स्थलीय पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता के 3 स्तर बताए थे ना, 3 स्तर। उच्च पारिस्थित की उत्पादकता के प्रदेश जैसे जलोढ़ मैदान हो गया, आर्द्र वन प्रदेश हो गया, छिछले जलीय भाग हो गए, गहन कृषि क्षेत्र, यहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा है। मध्यम में घास क्षेत्र, छिछली झीलें, कृषित भाग। निम्न में बंजर भूमि, मरुस्थल, गहरे सागरीय भाग। महाद्वीपों की औसत जो एनपीपी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है 669 ग्राम, है ना। महाद्वीपों की, ये महाद्वीपों की है, बहुत ज़्यादा होती है पर ईयर। और महासागरों में केवल 155, तो महासागरों की बहुत कम होती है उत्पादकता। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड देखें तो पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं, एक पोषक स्तर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पोषक स्तर पर जीवों के संबंध का चित्रीय निरूपण। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, जो कि हमेशा सीधा बनता है, ऐसा ही बनता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा सब है ना। जब भी हम वो बनाते हैं पिरामिड, उसमें हमेशा नीचे हम रखते हैं प्राथमिक यानी पोषक स्तर यानी पादप को, पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, ऊर्जा। उससे कम ऊर्जा यहाँ पर होगी उपभोक्ता प्रथम लेवल के जो है ना, फिर द्वितीय उपभोक्ता, उसमें कम होती जाएगी। तो ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, ऊर्जा का हमेशा कैसा होता है, ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है जो पिरामिड होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा होता है संख्या पिरामिड, संख्या कितनी है जीवों की। तीसरा होता है बायोमास, यानी कितना बायोमास है। तो प्राथमिक उत्पादक हमेशा नीचे रहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 1000% है तो फिर 100% बचेगी, मान लीजिए, क्योंकि 10% ही बच जाती है, 90% लॉस्ट हो जाती है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को 10 मिली, 100 यानी 100 मिली, 100 का फिर 10%, 10 इसको मिली, फिर एक तृतीय उपभोक्ता को 1 मिली, फिर शीर्ष परभक्षी को 0.1 मिली। ठीक है, 10%, 10%, 10% मिलती जा रही है। और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या हो रहा है, 6। संख्या पिरामिड सीधा बनता है अपवर्ड, संख्याओं का, संख्या जीवों की संख्या का, कि जीव कितने हैं, तो वो सीधा बनता है कहाँ पर, घास के मैदान में, तालाब में। क्योंकि घास के मैदान में क्या होगा, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, घासों की होगी। उससे कम उनको खाने वाले टिड्डों की होगी, उससे कम मेंढकों की होगी, उससे कम, है ना, और भी जो चीज़ें हैं मोर की होगी। तो ये घास के मैदान। और तालाब में भी ऐसे ही होता है, तालाब में सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन की संख्या होगी। ठीक है, और उसके बाद जो प्लैंक्टन की होगी, उसके बाद छोटी मछली, फिर बड़ी मछली और बड़ी मछली, है ना। तो ये सीधा होता है। उल्टा कहाँ बन जाता है ये, उल्टा बन जाता है, कोई एक अगर पेड़ ले लीजिए आप, कोई एक पेड़ ले लीजिए तो ये उल्टा बन जाएगा, वन या वृक्ष में, मतलब वृक्ष में, वन की बात नहीं, वृक्ष की बात। जैसे वृक्ष है तो इसकी तो संख्या एक ही है, एक लिख देंगे इस पर, लेकिन कीट कई में 50 हैं, तो ये उल्टा बन जाता। हाँ, और फिर उन कीटों को खाने वाले और जो छोटे छोटे बड़े कीट हैं वो 100 हैं, तो ये उल्टा बन रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो उल्टा बनता है। बायोमास का पिरामिड सीधा बनता है स्थलीय पारितंत्र में, क्यों, क्योंकि बायोमास माने सूखा वजन। सूखा वजन किसका ज़्यादा होगा, पेड़ पौधों का सूखा वजन ज़्यादा होगा। उससे कम सूखा वजन होगा जो पेड़ पौधों को खा रही बकरी है उसका। उससे कम होगा जो शेर शेर है ना, बकरी को शेर खा रहा
है ना। तो इससे लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार जो है जो आपका बायोमास था वो घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा बायोमास किसके पास है, पेड़ पौधों के पास, उसके बाद बकरी के पास, उसके बाद शेर के पास। तो यहाँ पर सीधा होता है स्थलीय पारितंत्र में, इसको मापते हैं ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। उल्टा होता है जल में। जल में देखिए आप, जल में बायोमास करें तो सूखा वजन चाहिए, तो सूखा वजन पूरा जल का, समुद्र का आप पूरा वो ले लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन है ना, जो शैवाल हैं उनका वजन सूखा कर तो लिए तो बहुत कम निकलेगा। उनसे ज़्यादा वजन निकलेगा जो जो प्लैंक्टन है, उनसे ज़्यादा वजन निकलेगा जो छोटी मछली है, उनसे ज़्यादा वजन निकलेगा सूखा जो बड़ी मछली है, उनसे ज़्यादा वजन निकलेगा जो बड़ी बड़ी मछली, भेल, सार्क इत्यादि। तो ये भी उल्टा, ये उल्टा बन गया। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं मज़ा आ रहा होगा क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऊपर शीर्ष परभक्षी, ये बात आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे। जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको। बायो एक्यूमुलेशन होता है कि अजैव निम्नीकृत प्रदूषक, देखिए होता क्या है, प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक निम्नीकृत, जैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत का मतलब क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव में जीवाणु और कवक उसको तोड़ दें। तो जीवाणु और कवक कैसे होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं सूक्ष्म जीव, तो ये जिसको तोड़ दें वो क्या है, निम्नीकृत। जिसको नहीं तोड़ पाया वो अजैव निम्नीकृत है। तो अजैव निम्नीकृत का मतलब है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायो जो सूक्ष्म जीव है उसको डिग्रेड नहीं कर पाए, नॉन। तो ये फिर क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन एक केमिकल है, DDT है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोएथेन, इसकी फुल फॉर्म है, ये कीटनाशक है। ये मानव में कैंसर का कारण बनते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है अगर ये खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाए। PPM में मापते हैं हम इसको, जब संचयन को पार्ट्स पर मिलियन, नहीं 10 लाख, मिलियन माना 10 लाख में से कितने टुकड़े हैं इन खतरनाक पदार्थों के। ठीक है, PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, जो कि पेंट प्लास्टिक से निकलता है इनसे, और ये सील मछली की मृत्यु के लिए कारण है। भारी धातु पारा, सीसा, कैडमियम, ये ऐसे हैं अजैव निम्नीकृत हैं। ये खाद्य श्रृंखला में अगर प्रवेश कर गए हैं तो फिर ये जो है खाद्य श्रृंखला के जीव में इसकी मात्रा बढ़ती जाए। मान लीजिए मछली है, मछली ने इसको खा लिया, तो मछली के अंदर है ना पहले दिन इतनी वो बसा में इकट्ठा होगा, फिर अगले दिन और ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो एक ही जीव में बढ़ रही है मात्रा हानिकारक पदार्थ की, तो इसको बोलते हैं जैव संचयन। आगे देखिए, सिनर्जिज्म क्या है, सहक्रिया क्या होती है। तो सहक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दो या अधिक प्रदूषकों का मिलकर विषैला प्रभाव अकेले प्रदूषक से अधिक होता है, सही बात है। दो या अधिक प्रदूषक हैं, अब ये अलग अलग प्रदूषण कर रहे हैं तो कम करेंगे, लेकिन अगर ये मिक्स हो गए तो ज़्यादा करेंगे। जैसे सीसा, जिंक, पारा जलीय प्रोटोजोआ की वृद्धि को बहुत सीमित कर देते हैं, बहुत गिरा देते हैं। जल में अगर सीसा, जिंक, पारा मिल जाए, पहुंच जाए, तो वो प्रोटोजोआ की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, पोषक स्तर बढ़ने पर, जो पोषक स्तर में पड़े हैं, जैव अनिम्नीकृत जो पदार्थ है, रसायन है, जैसे DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, BHC आदि की सांद्रता का बढ़ते जाना। पेड़ पौधों में कम होगी DDT, उससे ज़्यादा होगी DDT किस में, टिड्डे में, टिड्डे से ज़्यादा होगी मेढक में, मेढक से ज़्यादा होगी सांप में। ठीक है, तो शीर्ष पोषी जो स्तर है ये शीर्ष है, मौत का कारण बन जाता है। ये रसायन दीर्घ स्थायी, तो उनके लंबे समय तक रहते हैं। ये केमिकल DDT हो गया, गतिशील होते हैं, यानी एक से दूसरी जगह जा भी रहे हैं, सक्रिय होते हैं और वसा में विलय होते हैं, वसा में घुल जाते हैं अपने है ना शरीर में। ऊर्जा का प्रवाह देख लीजिए, एनर्जी फ्लो। प्रकाश संश्लेषण में पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का 1% प्रयुक्त होता है। पृथ्वी पर जितनी भी सौर ऊर्जा पहुंचती है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में 1% यूज होता है। जैव संश्लेषण क्या होता है, बायोसिंथेसिस क्या होता है, जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया। हमारे जो हम जीव हैं, हमारे जो ऊतक बनते हैं उसको बोलते हैं जैव संश्लेषण। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। सौर ऊर्जा क्या किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जो सूर्य से ऊर्जा मिली है पेड़ पौधों को, वो किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा C6H12O6। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है जैव अवनयन। अगला क्या है, जैव अवनयन या अवक्रमण, बायोडिग्रेडेशन। जैविक पदार्थों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया। सिंपल है, बायो माने जो सूक्ष्म जीव है वो डिग्रेड कर दे रहे हैं पदार्थों को।
पोषक तत्व और रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में निष्कासन होता है इनसे, है ना। पोषक तत्व जो थे वो भी निकल जाएंगे और रासायनिक ऊर्जा भी निकल जाएगी। ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होते हैं? पहला है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से बस दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता। और दूसरा है ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी अपशिष्ट के रूप में निम्नीकृत हो जाती है, तो कुछ अपशिष्ट के रूप में निकल जाती है। सुपोषण क्या है? है ना। यूट्रोफिकेशन क्या है? देखिए होता क्या है, आप लोग मान लीजिए मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य खेती के लिए यूरिया डाल रहा है खेतों में उत्पादकता की वृद्धि के लिए, है ना। डीएपी डाल रहा है ना। और भी उद्योगों से निकल रहा है, उद्योगों से कुछ केमिकल निकल रहा है, जैसे अमोनिया हो गया। नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब वो निकल रहे हैं। ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फेट की जब जल निकायों में, वाटर बॉडीज में, जल में जाते हैं जब ये नाइट्रोजन फॉस्फेट, तो ये इनकी जब अधिकता हो जाती है तो ये पोषक तत्वों की वृद्धि हो गई। ये पोषक तत्व हैं, इनकी वृद्धि हो जाती है। तो इस वृद्धि से कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे शैवाल, एल्गी, जलकुंभी, है ना, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, डक वीड, वाटर हाइसिंथ, जिसको क्या कहते हैं वाटर हाइसिंथ को? जलकुंभी। इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। किसको? जलकुंभी को। आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं इनकी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फेट इनका भोजन है। अगर ये नाइट्रोजन फॉस्फेट पानी में आ गए तो इनकी मजे मजे हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? बीओडी। बीओडी मतलब बायो केमिकल ऑक्सीजन या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग इसको कहते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए समुद्र है, मान लीजिए कोई तालाब है, उसमें चीज़ें ऐसी पाई जा रही हैं, मछली, पेड़ पौधे, मानी फाइटोप्लैंक्टन है। जब वो मरते हैं तो तलहटी पर आ जाते हैं। तलहटी पर इनको अपघटित कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों को क्या चाहिए? इनको तोड़ना है तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब ये सतह पर क्या फैल गए हैं, सतह पर, पूरी सतह पर यही दिखा रहे हैं आपको, शैवाल ही शैवाल दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी नहीं आ पा रही है और सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पा रहा है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा, तो जो भोजन बना रहे थे फाइटोप्लैंक्टन वो नहीं बना पा रहे हैं शैवाल, ठीक है। तो भोजन भी नहीं बन रहा है, और जब भोजन नहीं बन रहा है तो फिर भोजन इनको खाने वाली मछलियाँ मरेंगी, मछली को खाने वाली बड़ी मछली मरेगी। तो ये सब हो जाता है, और इसको बोलते हैं शैवाल वृद्धि, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, शैवाल वृद्धि। सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे मृत्यु हो जाती है अपघटन से, है ना। अपघटन में क्या चाहिए होता है? डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन कहते हैं जिसको, इसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि लगातार अब चीज़ें जो मछलियाँ हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो प्लैंक्टन है, वो मर के आ रहे हैं नीचे, तो उनको विघटित करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब वो भी कम हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है। तो अपघटन से, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। एल्गल ब्लूम भी कहते हैं इसको वाटर ब्लूम भी कहते हैं, सुपोषण भी कहते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित ज़्यादा है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, HAB, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, जिम्मेवार इसके लिए साइनोबैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक एल्गल ब्लूम के लिए। सुपोषण के स्रोत क्या होते हैं? एक होता है बिंदु, पॉइंट, जहाँ से पता चले कि हाँ कहाँ से निकल रहा है नाइट्रोजन फॉस्फेट। पॉइंट सोर्स, स्रोत जैसे जल से, जैसे अपशिष्ट जल है, उद्योग कचरा है। दूसरा है गैर बिंदु स्रोत, नॉन पॉइंट सोर्स, हमें पता नहीं होता है कहाँ से, जैसे कृषि क्षेत्र से, कोई पॉइंट नहीं है एक। नियंत्रित करने के उपाय क्या है? सुपोषण को अल्ट्रासोनिक रेडिएशन डाल दें आप उसमें जहाँ पर सुपोषण हो गया है, तो उससे जो है अल्ट्रासोनिक रेडिएशन से क्या होगा, जो शैवाल हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। शैवाल फिल्ट्रेशन कर लें आप, ऑक्सीजन रिच पंप कर, है ना, ऑक्सीजन रिच पंप, है ना, जो कि स्वीडन के गोटेबर्ग विश्वविद्यालय ने बनाया था एक पंप, इससे इसके माध्यम से जल में ऑक्सीजन को मिलना है। रेड टाइड कब कहा जाता है? रेड टाइड भी यही है, सुपोषण ही है, बस जलीय निकाय के फाइटोप्लैंक्टन में तीव्र वृद्धि हो जाए, फाइटोप्लैंक्टन में तो रंग परिवर्तन हो जाता है और आपको दिखता है लाल रंग एक, है ना। उसके कारण डाइनोफ्लैजेलेट के कारण, जो एक, है ना, जो फाइटोप्लैंक्टन है, इससे मछलियों की मौत हो जाती है। इसको ब्राउन टाइड, है ना, ये रेड टाइड हो गया।
और ब्राउन टाइड हो गए या ग्रीन टाइड, ये सब ये है ना, जिम्नोडियम के माध्यम से होते हैं, जो कि एक फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है। वहन क्षमता किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या, मैक्सिमम संख्या, जैसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। पर्यावरण मतलब पर्यावरण कितना भार मैक्सिमम जनसंख्या का सह सकता है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी में, एनवायरमेंट इकोलॉजी में। ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं विषय पर्यावरण, एनवायरमेंट। फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से शब्द से लिया गया है, जो इसका अर्थ होता है घेरना। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, लॉ ऑफ द नेचर। सभी वस्तुएं से जुड़ी होती हैं, हर वस्तु से कनेक्टेड है ना। सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है, नहीं हर व्यक्ति की हर चीज़ की एक ना एक दिन एंड होनी ही है। उन प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, प्रकृति सर्वोत्तम जानती है, ये सब बातें हैं। ठीक है। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति ऐसी है कि हम उसकी प्रकृति को जान भी नहीं सकते हैं। हितैषी भी है, निर्मम भी है। हितैषी हमको फायदा देती है, निर्मम कई बार बाढ़, भूकंप, सुनामी। चंचल भी है, स्थायी भी है, क्षणभंगुर भी है, अनप्रडिक्टेबल भी है। तो ये है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में आया था। इसके अनुसार किसी जीव के चारों ओर तरफ घिरे भौतिक माने जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैविक रासायनिक जीव जंतु एवं इनके बीच अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, और इसका जो तंत्र बनता है उसको बोलते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम। परी प्लस आवरण से मिलकर बना है। परी का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरना। पर्यावरण के संगठक में देख लीजिए आप, कंपोनेंट में पहला है भौतिक या अजैविक, जो कि स्थल, जल, वायु। दूसरा है जैविक, जिसमें जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव। तीसरा है ऊर्जा, जिसमें सौर और भूतापीय ऊर्जा। पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं? 3। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक या मानव निर्मित, जिसको मैनमेड बोलते हैं। इसमें धर्म है, नैतिकता है, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान, आर्थिक, ये सब। भौतिक में मैंने बता ही दिया है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। जैविक में सूक्ष्म जीव, पादप, है ना, ये सब बातें आ जाती हैं। पर्यावरण के कारक, फैक्टर्स, तो उस पर्यावरण संसाधन भी होता है, रिसोर्स भी होता है, और पर्यावरण नियंत्रक भी करता है पर्यावरण, हर है ना, जो चीज़ों पर। तो ये 2 रूप में काम करता है। पोषण के आधार पर जीव, ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, तो स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, परपोषी हेटरोट्रॉप्स। जो अपना खाना स्वयं बनाए वो स्वपोषी है, पेड़ पौधे जो अपना खाना पेड़ पौधों से ले वो परपोषी हैं। स्वपोषी क्या है? देखिए यहाँ पर पादप हो गया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, या साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है? इसमें पर्णहरित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इनको उत्पादक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। एक और क्लोरोटी का एक समुद्र का घोंघा होता है, इस शैवाल से क्लोरोफिल लेकर ये भी बना लेता है अपना भोजन। तो ये सूर्य है, इससे ऊर्जा आई। पत्ती में पर्णरंध्र है, स्टोमेटा है पत्ती की निचली सतह पर, जैसे पत्ती को बोलते हैं पौधे का रसोई घर। वायुमंडल से उस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गया। मूल रूम जड़ के थ्रू जल और खनिज लवण मिनरल्स गए, और जो क्रिया हुई वो ऐसे हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से, यहाँ से जल, और क्लोरोफिल जो है उसमें पाया ही जाता है। एक पिगमेंट है, पत्ती का हरा रंग इसी के कारण होता है, सूर्य का प्रकाश है। तो बन जाएगा जटिल कार्बनिक यौगिक। जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, तो बन जाएगा ग्लूकोज, C6H12O6। इसको कई नाम से जानते हैं हम, ग्लूकोज भी कह दो इसको, है ना, इसको स्टार्च भी कह दो आप, ग्लूकोज कह दो। ठीक है। इसको स्टार्च भी आप कह सकते हैं, इसको आप मंड भी कह सकते हैं, इसको आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें हो गई हैं यहाँ पर। और ऑक्सीजन निकलती है, जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। तो देखो पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब प्रकाश। परपोषी हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, जो पेड़ पौधों को से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनमें से 2 प्रकार से होते हैं, प्राणी संभोजी होलोजैक, जो मुख से भोजन खाते हैं जैसे मनुष्य और अन्य जीव। मृतजीवी सेप्रोफाइट्स, मृत जीवों और पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे कवक और जीवाणु, फंगस और बैक्टीरिया, है ना। तो ये परजीवी है ना, तो इसको आप समझेंगे। मृतजीवी सेप्रोफाइट्स, मृत जीवों और पौधों से भोजन, कवक और जीवाणु बताया भी था। अपघटक भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं ये। अपघटक या वियोजक भी बोल दो, डिकम्पोजर। ये एंजाइम निकालते हैं, एक प्रोटीन, विशेष प्रकार का प्रोटीन एंजाइम निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं। एंजाइम से मृत जीवों को अपघटित करते हैं, तोड़ देते हैं ह्यूमस के रूप में, फिर वो सरल अकार्बनिक पदार्थ के रूप में वो जटिल कार्बनिक पदार्थ बन जाता है, और फिर से पौधों को वो प्राप्त हो जाता है मिट्टी में मिलकर, मिट्टी में खनिज लवण के रूप में आ जाता है। परजीवी पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं अन्य जीवों से भोजन, जैसे अमरबेल है तो अमरबेल जिस पेड़ पर चढ़ेगी उसी को खाएगी। खटमल अपने सिर में जूं, जूं अपने बालों में रहेगा और अपना ही खून चूसेगा। ठीक है।
इस बात को आप समझेंगे। कीटभक्षी पौधे आप समझ लीजिए, या मांसाहारी पौधे इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं या मांसाहारी हैं। कहाँ पर? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में कीटों से नाइट्रोजन लेते हैं ये पौधे, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है उस मिट्टी में। तो घटपर्णी हो गया, जैसे पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, है ना, ड्रॉसेरा जिसको सनड्यू, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वर्ट भी बोलते हैं, ये सब कीटभक्षी पौधे होते हैं। ऊर्जा संगठक है ना। अब आगे चलते हैं ऊर्जा संगठक पर। एनर्जी कंपोनेंट, तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में आती है। ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है सूर्य से। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यातप इंसोलेशन कहते हैं, या सौर विकिरण सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर, क्षैतिज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्षैतिज का मतलब यहाँ पूरे पर भूमंडलीय जो भी पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुँचने वाला सकल सौर विकिरण को क्या कहते हैं? भूमंडलीय विकिरण, ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं इसको। ठीक है, प्रकाश में देख लीजिए आप, प्रकाश में यहाँ पर ये होता है, प्रकाश में प्रकाश का स्पेक्ट्रम, प्रकाश में कई प्रकार की किरणें होती हैं। कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, जिसकी खोज रोएंटजेन ने की थी। इससे अस्पतालों में एक्सरे होता है। जो यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें जो कि आती हैं सूर्य से और उसको रोक लेती है ओजोन परत। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर विजिबल लाइट आती है, दृश्य प्रकाश, इसको ही बोलते हैं पार। पार मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। ये प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? केवल विजिबल लाइट से हो सकता है। इंफ्रारेड अवरक्त होता है, फिर माइक्रो, सूक्ष्म वेव, फिर रेडियो तरंगें। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस तरफ से इस तरफ जाने पर जो आवृत्ति है वो घट रही है, लेकिन तरंग की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है और आवृत्ति घट रही है, लेकिन भेदन क्षमता किनकी होती ज़्यादा? जो जिनकी आवृत्ति ज़्यादा हो, तो भेदन क्षमता इनकी ज़्यादा होगी, इनकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये बात है। आगे चलते हैं। आवृत्ति बढ़ेगी तो वही है, भेदन क्षमता भी बढ़ेगी, है ना। पेनिट्रेशन पावर, फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य इस तरफ जाने पर बढ़ेगी। वेवलेंथ, वेव की लंबाई। तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहाँ पर होता है? वही होता है जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। वेव क्यूर के रूप में आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब 7 रंग मिलकर बनाते हैं सूर्य, है ना, विजिबल लाइट। यूवी किरणें ऐसी होती हैं CBA, जिनमें सबसे खतरनाक सी होती हैं, क्योंकि ये इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, जलीय तंत्र और प्रकाश, एक्वाटिक सिस्टम एंड लाइट, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये मान लीजिए कोई तालाब या झील है, तो इसमें जहाँ तक प्रकाश सूर्य का पहुँच जाता है उसको लिट्टोरल जोन बोलते हैं, या यूफोटिक बेलांचल क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन और जड़युक्त वनस्पति मिलेगी। लिम्नेटिक होता है सरोजाबी क्षेत्र, जहाँ पर पादप प्लवक तैरते हुए मिलेंगे। ये लिम्नेटिक क्षेत्र है, जहाँ पर प्रकाश पहुँच रहा है 20 से 40 मीटर तक, जहाँ पर प्रकाश पहुँच रहा है। नीचे प्रोफंडल, जहाँ पर अंधेरा है, इसको एबिसल जोन भी कहते हैं, गहरा क्षेत्र भी कहते हैं। और सबसे नीचे जहाँ पर सूक्ष्म जीव अपघटक बैठे रहे होते हैं, उनको बैंथिक कहते हैं। घोंगा है, स्लग है, सूक्ष्म जीव है, ये सब बात है। तापमान ह्रास दर, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है, उसको ही बोलते हैं तापमान ह्रास दर। 1 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर की ओर जाने पर तापमान का प्रवणता माने बदलाव। तो आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एल्बिडो क्या होता है? परावर्तिता गुणांक। एल्बिडो क्या होता है? परावर्तिता गुणांक क्या होता है? तो इसको मैं बता दूं, सौर विकिरण का परावर्तन। सौर विकिरण का परावर्तन, इसमें देखिए कैसे। एल्बिडो, सूर्य से जो आई, तो सूर्य से प्रकाश आया, उसको कितना वापस कर दिया, वो है एल्बिडो। ज़्यादा कहाँ पर होगा? चिकनी और सफ़ेद सतह पर। चिकनी और सफ़ेद सतह पर ज़्यादा क्या होगा? एल्बिडो। कम होगा खुरदरी और रंगीन सतह पर, इसका एल्बिडो क्या होगा? कम होगा। जैसे बर्फ़ है, इससे ज़्यादा प्रकाश वो है वापस जाएगा। बादल है, जलवाष्प है, प्रकाश का अवशोषण ये कम करते हैं, जबकि खुरदरी सतह प्रकाश का अवशोषण ज़्यादा करती है। रेत है, काली मिट्टी है, तो ये ज़्यादा ये परावर्तन को कम करेंगी। ठीक है, तो एल्बिडो आप समझ गए हैं। मौसम का तापमान, वेदर एंड टेम्परेचर। ठीक है, मौसम और तापमान, इसको आप समझ लीजिए। मौसम क्या होता है? मौसम होता है वायुमंडल के क्षण के लक्षण। जो क्षण के लक्षण हैं वायुमंडल के, उनको बोलते हैं मौसम। उसमें जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वायु, वर्षा, सौर प्रकाश और बादल और वायु। ठीक है, नियत स्थान और समय पर, ये क्षणिक लक्षण है। मौसम की तरह तुम भी बदलते ना जाओगे, तो मौसम बदलता है जल्दी जल्दी। जलवायु, क्लाइमेट, वायुमंडल की सामान्य अवस्था जो लंबे समय की औसत स्थिति को दर्शाए, मतलब 30 से 35 साल तक।
सूक्ष्म जलवायु माइक्रो क्लाइमेट क्या होती है, छोटे क्षेत्रों में होती है। वनों के अंदर अगर आप दिन में जाएं तो वायु का तापमान बाहर के तापमान से कम रहता है, बाहर ज़्यादा होगा अंदर कम होगा, क्योंकि अंदर प्रकाश नहीं जा पा रहा है। आवास और निकेत, हैबिटेट एंड निस्ट क्या होता है, आवास जीव की लोकेशन होती है, वो कहाँ है। निवास, निकेत या निवास पर्यावरण में जीव की स्थिति और भूमिका, कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। एक आवास तो वन है मान लीजिए, जंगल में कई निकेत हो सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति का विशिष्ट निकेत होता है और दो प्रजातियों का एक ही निकेत एक जैसा रोल नहीं हो सकता दो प्रजातियों का, ठीक है। मानव पर्यावरण संबंध देख लीजिए। मानव पर्यावरण संबंध में पहला है कारक, फैक्टर, देखिए, फिर रूपांतर करता, मॉडिफायर, फिर परिवर्तन करता, चेंजर, फिर विध्वंस करता, इन्हें डिस्ट्रॉय। जब आदि मानव था तब कारक ही था पर्यावरण के अन्य कारकों की तरह मनुष्य। जब आदम कृषि की मनुष्य ने, तब वो रूपांतर किया उसने पर्यावरण को। जब वो पशुपालन हुआ तब परिवर्तन किया उसने पर्यावरण को। जब साइंस टेक आई, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया पर्यावरण को, ठीक है। पर्यावरण अवनयन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। पारितंत्र के बाह्य परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता जो है, वो परिवर्तन ज़्यादा हो जाए। पारितंत्र के जो बाह्य परिवर्तन होते हैं, पारितंत्र में जो बाह्य परिवर्तन होते हैं, तो उनको वो आत्मसात है ना, सोख लेती है, सहन कर लेती है। लेकिन अगर परिवर्तन ज़्यादा हो जाए तो वो क्षमता, अगर ज़्यादा क्षमता वो कम हो जाती है, इसको बोलते हैं पर्यावरण अवनयन। इको मार्क 1991 में स्टार्ट हुआ। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों पर लेबलिंग होती है। मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कार्यान्वयन करता है। भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, लोगों में मिट्टी का घड़ा है इसका। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी होती है इसकी। एक तकनीकी कमिटी, टेक्निकल कमेटी होती है, मंत्रालय द्वारा नीति निर्धारण करती है। ये स्टीयरिंग है ना कमेटी, टेक्निकल कमेटी होती है। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्पादों के लिए मानक तय करना, ये सीपीसीबी तय करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रमाणन एजेंसी सर्टिफाइंग है, जैसे बीआईएस जो कि लाइसेंस जारी करती है, ठीक है। इसमें 16-17 श्रेणी है ना, जिनको इको मार्क दिया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, कागज, स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ, खाने का तेल और चाय, कॉफ़ी, प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा, पैंट, चश्मा, सौंदर्य उत्पाद, है ना, सौंदर्य प्रसाधन। इको मार्क रूल्स 2024 में रिवाइज किए गए हैं, सितंबर 2024 में आए हैं। अब नोडल एजेंसी कार्यान्वयन और प्रबंधन कौन करेगा, सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। डिजिटलीकरण किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। स्वैच्छिक योजना है, ये वॉलंटरी है, सरकारी खरीद में इसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। कि ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ, लागू हुआ 2024 को। पर्यावरण हेतु किए गए अच्छे कार्यों, पेड़ लगाने के बदले ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है। और ये ग्रीन क्रेडिट आप व्यापार कर सकते हैं इसका, क्योंकि आपको वो क्रेडिट मिला है तो आप उसको व्यापार कर सकते हैं। 8 क्षेत्रों हेतु है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, मैंग्रोव संरक्षण, इको मार्क, सतत बुनियादी ढांचा। और इसका जो पोर्टल है, ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री पोर्टल है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक इसका। एजेंसी देखती है ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये संस्था इसको देखती है, ठीक है। भारतीय, है ना, वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद इसकी फुल फॉर्म है। अर्बन हीट आइलैंड्स, नगर ऊष्माद्वीप, कंक्रीट की संरचनाएं ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती हैं। तो कंक्रीट की संरचना शहरों में बनी होती है, तो शहरों में ज़्यादा गर्मी होती है। शहर का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस आसपास के क्षेत्र से अधिक होता है। मेघ विजन, क्लाउड सीडिंग क्या होती है, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन क्या होती है। तो सिल्वर आयोडाइड केमिकल है और पोटेशियम आयोडाइड केमिकल है। शुष्क बर्फ है, ठोस जिसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, नमक है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये जो केमिकल हैं, यह रसायन जो हैं वो संघनन यानी बादल बनने हेतु मदद करते हैं और केंद्रक न्यूक्लाई की ज़रूरत होती है। न्यूक्लिएशन इसको बोलते हैं इस प्रक्रिया को। मतलब ये क्या करते हैं, ये जाकर वायुमंडल में ऐसे फैल जाते हैं और जो आर्द्रता वायु है ना, जल की बूंदें होती हैं, वो इनके चारों तरफ चिपक जाती हैं। तो इस जो बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक न्यूक्लियाई, है ना। मौसम परिवर्तन प्रणाली, ठीक है। यह मौसम बदलने की प्रणाली है। नोडल संस्थान भारत में कानपुर, IIT कानपुर और IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे। भारतीय भारतीय ठीक है, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इसको बोलते हैं। ठंडे बादलों के लिए AGI, KI, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग क्या होती है, गर्म बादलों हेतु ये हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग है। इसमें NaCl, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोलिसेंस होता है, बूंदों को आपस में जोड़ना होता है ना।
काइपिक्स क्या है? क्लाउड एरोसोल। एरोसोल क्या होती है? एयर में कुछ सॉलिड चीज़ें मिल जाएँ, वो एयर में कुछ लिक्विड चीज़ें मिल जाएँ या गैसियस चीज़ें मिल जाएँ। जैसे हवा में मिल जाए मान लीजिए काले का धुआं, तो वो क्या होगा? वो होगा एरोसोल। तो क्लाउड एरोसोल, ठीक है। इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण, एनहेंसमेंट, एक्सपेरिमेंट। मानसूनी परिस्थितियों में कौन सी सीडिंग, क्योंकि भारत में ये देखा गया है कि कभी मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम होती है। तो जब कम बारिश हो तो कौन सी प्रणाली इनमें से यूज की जाए, उसके लिए काइपेक्स प्रोग्राम चलाया गया था कि ठंडे बादलों वाली चलाई जाए या हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RIS, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, जलाशय प्रेरित भूकंपीयता। तो मतलब जहाँ पर बांध बने हैं उस क्षेत्र में भूकंप आए हैं, इसको बोलते हैं जलाशय प्रेरित भूकंपीयता। जैसे कोयना महाराष्ट्र में 1967 में, करीबा झील अफ्रीका में 1963 में, मीर झील USA में 1939 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में स्टार्ट हुआ। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बन रहा था, सरदार सरोवर बांध के विरोध में इसके जो नेता थी मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, इन्होंने नर्मदा बचाओ मानव बचाओ, है ना, और इन्होंने कहा बांध विनाश का प्रतीक है। निजबल आश्रम की स्थापना की थी किसने? ये सब बाबा आमटे की बारे में जानकारी है। अरुंधति रॉय भी इससे जुड़ी रही हैं, इन्होंने बुक लिखी थी द ग्रेटर कॉमन, ठीक है, गुड। 1993 में विश्व बैंक ने फंडिंग वापस ले ली थी, फिर किससे? इस सरदार सरोवर बांध परियोजना से। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, रेणी गांव चमोली उत्तराखंड में, ठीक है, और इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने कहा था पारिस्थित की स्थायी अर्थव्यवस्था है, पारिस्थित की स्थायी अर्थव्यवस्था है। चंडी प्रसाद भट्ट भी इसके, है ना, नेता थे। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में दिया गया था। गौरा देवी को चिपको वुमेन भी कहा जाता है। प्रेरणा कहाँ से मिली थी चिपको आंदोलन को? खेजड़ली आंदोलन 1730 में हुआ था राजस्थान में, जब अमृता देवी बिश्नोई ने अपना आत्म बलिदान कर दिया था पेड़ों से चिपक कर, ठीक है। नारा था क्या है जंगल की उपकार, चिपको आंदोलन का, है ना, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने की आधार। 1987 में आगे बात करते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला था, जिसको वैकल्पिक नोबेल भी कहते हैं, ठीक है, इस आंदोलन को। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इसको क्या है? पर्यावरण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1980, है ना, 1 नवंबर 1980। जो है तिवारी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय कब आया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1985 में आया, और इसका नाम 2024 में मोदी सरकार ने बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972, जंगल के जीवों को बचाने के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण को बचाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, छाता विधान है, ये बहुत बड़ा कानून है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो इसलिए छाता विधान है, ठीक है, जैसे छाते के नीचे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था। भोपाल गैस त्रासदी आप सभी को पता होगी, 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो थी कंपनी, अमेरिका की कंपनी थी, और भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कीटनाशक बनाती थी। मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी गैस, वो जिसका सूत्र होता है CH3NCO, उसका रिसाव हो गया था और लाख, है ना, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर पर्यावरण के तहत, है ना, पर्यावरण प्रदूषण के कारण या पर्यावरण के में कोई गैस के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमा दिया जाएगा। भोपाल गैस रिसाव दावा निपटान अधिनियम 1985 में आया था। MC मेहता केस में कहा गया था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत, पूर्ण जिम्मेदारी का सिद्धांत, कि पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो कंपनी है उसकी। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, और उसी के तहत CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 में हुई थी, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई थी। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, 1987 में इसमें शोर नॉइज को भी शामिल कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में आया है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव संसाधनों का संरक्षण किया जाए और उनके लाभों के समान वितरण हेतु NBA बनाया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय क्या है? चेन्नई में है, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। वन अधिकार अधिनियम कब आए हैं? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। जो STs होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं, जनजातियाँ, और पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि पर उनके अधिकार के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है।
इसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी एक्ट जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। इसके तहत एनजीटी की स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, यानी न्याय अधिकरण की। एक विशेष प्रकार के न्यायालय होते हैं। यह जो न्यायालय होगा वो पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटान हेतु गठित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम अंग्रेजों के ज़माने में 1927 में आया था। इसमें वनों को 3 भागों में बांटा गया था: आरक्षित, रिजर्व्ड, संरक्षित, प्रोटेक्टेड और ग्राम वन। भारतीय वन अधिनियम 1865 में आया था, पहला, भारत का पहला व्यवस्थित वन कानून। सोर न्यूजेंस बॉम्बे और कोलाबा एक्ट कब आया था? 1853 में, अंग्रेजों के ज़माने में, जल प्रदूषण को हेतु पहला भारतीय कानून। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? 1973 में, टाइगरों को बचाने के लिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, जिसमें कहा गया था 33% हिस्से पर भारत में वन होने चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? 2006 में आई थी, जिसमें सतत विकास पर बात की गई थी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में आए हैं, इसको अपडेट किया गया 2021-22 में। सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार प्लास्टिक यूज करते हैं उस पर रोक लगाई गई है। ई वेस्ट प्रबंधन अधिनियम 2011 में, उसको रिवाइज किया गया 16 में, फिर रिवाइज किया गया 22 में। ठीक है। हांगुल परियोजना 1970 में, इसको आप याद रखेंगे। कश्मीरी स्टैग जो होता है, हांगुल कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है, उसको बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कैलाश सांखला को जाना जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड से इसकी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। गिर सिंह परियोजना, गिर के जो गिर है ना, गुजरात में गिर पहाड़ियाँ, वहाँ पर शेर पाए जाते हैं, उनको बचाने के लिए 1972 में एशियाई शेर को बचाने के लिए गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर सिंह परियोजना चलाई गई। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छों को बचाने के लिए तीनों जो प्रजातियाँ होती हैं मगरमच्छों की, घड़ियाल मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ, इन तीनों प्रजातियों के संरक्षण के लिए 1975 में आया था। सहयोग इसमें कौन देता है? यूएनडीपी और एफएओ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन है ना। प्रोजेक्ट गैंडा, प्रोजेक्ट राइनो 1987 में, एक सींग वाला गैंडा जो कि काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, उसके लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, सिंहभूम झारखंड से शुरुआत हुई थी, इसको राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। किसको? हाथी को, ध्यान रखना है। रेड पांडा प्रोजेक्ट कब आया? 1996 में आया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर जो रेड पांडा पाया जाता है उसको बचाव के लिए इसमें सहयोग करता है WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। प्रोजेक्ट बल्चर, गिद्ध संरक्षण, पशुओं की दवा होती है एक डिक्लोफेनेक, उससे मौत हो रही है बहुत ज़्यादा, किसकी? गिद्धों की संख्या बहुत कम हो रही है, तो उनसे बचाने के लिए 2006 में आया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ना, बर्फ़ का तेंदुआ जो होता है, 2009 में। प्रोजेक्ट चीता 2022 में, आपको पता होगा, नाम भी और दक्षिणी अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, सितंबर 2022 में मोदी जी के जन्म दिवस पर 8 चीते लाए गए थे। क्योंकि 1952 में भारत में चीता विलुप्त घोषित कर दिया था। एशियाई चीता केवल ईरान में मिलेगा आपको, ये तो भारत में जो आ गए हैं वो अफ्रीका ही चीते हैं। ठीक है। अपिक्को आंदोलन 1983 में हुआ था, कन्नड़ जिला कर्नाटक से। ठीक है। नारा था बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली 1973 में, पलक्कड़ केरल में हुआ था। कुंती पुंज नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था उसके विरोध में। ठीक है। तो कुंती पुंज नदी पर जो पनबिजली परियोजना बन रही थी उसके विरोध में 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क घोषित हुआ। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी? यूक्रेन में 1986 में। 3 माइल आइलैंड पर दुर्घटना कब हुई थी? यूएसए में 1989 में। हरित क्रांति में अति सिंचाई से मृदा लवणता की समस्या कहाँ हुई है? पंजाब हरियाणा में। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन पर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में हमने इतना जाना है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट्स। आपको मज़ा आया होगा, मज़ा नहीं भी आया होगा तो फिर भी याद तो करना ही है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद कर ही लीजिए। और आप PYQ को सॉल्व कीजिए, मैं PYQ जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।